आज हमारे साथ मौजूद है टैक्स फ्लिक के सीएफओ मिस्टर गौरव शर्मा। हाय सर, वेलकम टू द शो। सर प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आईपीओ है क्या। देखो, आईपीओ क्या होता है? किसी भी कंपनी को फंड रेज करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। राइट। सिंपल प्रोसेस इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यदि आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो भी आपको ब्याज पे यानी इंटरेस्ट के साथ लोन देगा, जो आपको पे करना ही पड़ेगा। यदि आप अपना खुद का पैसा भी लगाते हो तो कब तक लगाओगे? दोनों चीजों से आप अवॉइड करना चाहते हो तो बेस्ट चीज होती है आईपीओ। बेसिकली आईपीओ होता क्या है? हम अपनी इक्विटी के अगेंस्ट किसी से फंड उठा रहे हैं। तो आईपीओ के दो तरीके होते हैं, एक प्राइवेट प्लेसमेंट और एक पब्लिक प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है ना कि आप अपनी इक्विटी कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स को दो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, और वो आपको उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट दे देंगे। हम कह सकते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर को दो। किसी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर को दो। लेकिन उसमें भी एक इशू आ जाता है कि यदि आपकी कंपनी के 20-30% शेयर किसी पर्टिकुलर या 2-4 लोगों के पास पहुंचेंगे तो उनका इंटरफेरेंस फिर आपके काम में बढ़ जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग में बढ़ जाएगा। आपसे मंथली भी क्वार्टरली भी रिपोर्ट मांग सकते हैं कि भाई क्या प्रोग्रेस की है। तो यदि आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो फिर आप आओ पब्लिक ऑफरिंग पे। आपने अपने आईपीओ निकाल दिया, उसके अगेंस्ट में आपने फंड ले लिया, तो आपसे कभी कोई ये नहीं पूछने वाला भाई आप क्या कर रहे हो बिजनेस में, कभी कोई पैसा वापस नहीं मांगने वाला। चांस कल को आपकी कंपनी खुदा ना खास्ता कहीं डूब जाती है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो कोई आपके ऊपर नहीं चढ़ने वाला कि भाई साहब हमें तो हमारा पैसा दो। इसका क्या प्रोसेस रहता है सर? देखो, जब आपको अपना आईपीओ निकालना होता है ना, पहले तो क्या सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल पाती थी, अब एमएससी भी निकाल सकती हैं, यानी कि जो छोटे लेवल की कंपनियां वो भी निकाल सकती हैं। तो अगर हम सिर्फ एमएससी की बात करते हैं यहाँ पर, तो उनकी नेटवर्थ 1 से 1.5 करोड़ रुपए तो होनी चाहिए। 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, उस 3 में भी 2 साल प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये आप हमें एलिजिबिलिटी बता रहे हैं टू फॉर एमएससी आईपीओ। ठीक है। इसके बाद अगर प्रोसेस पे आते हो आप, तो सबसे पहले आप एक मर्चेंट बैंकर ढूंढो। मर्चेंट बैंकर क्या होता है? मर्चेंट बैंकर क्या होता है ना, जो बड़ी बड़ी बैंक होती हैं, काफी सारी बैंक है, इन्होंने अपनी ब्रांच बनाई हुई है। जो मर्चेंट बैंक होती है जो आईपीओ में ही डील करती हैं। अच्छा। हमारा टैक्स लेके ना हमारे भी 3 मर्चेंट बैंक के साथ टाई अप है। यदि कोई हमारे थ्रू आईपीओ में आता है तो हम उनको मर्चेंट बैंक से जल्दी उनका टाई अप करा देते हैं। ओके, दैट मींस ठीक है। तो मर्चेंट बैंकर क्या करता है ना, वो आपके सारे फाइनेंशियल्स लेगा, और प्राइस बैंड ना वही आपके जो शेयर का प्राइस बैंड है वो मर्चेंट बैंकर ही डिसाइड करेगा। और मर्चेंट बैंकर के पास जाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये अंडरराइट कर लेता है आपके आईपीओ को। ये सॉरी सर, अंडरराइटर क्या होता है? मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मर्चेंट बैंकर क्या करता है ना, जब आपके फाइनेंशियल्स पढ़ता है तो पूरा आपका मॉडल देखता है, बिजनेस मॉडल देखता है, मतलब आपका प्रोजेक्टेड सेल्स क्या होने वाली है, आपका प्रोजेक्टेड बिजनेस क्या होने वाला है, वो भी देखता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो लगा लेता है कि हाँ ये चल सकता है, तभी वो आपके आईपीओ पे हाथ रखता है। जब वो आपका आईपीओ को आगे लेके आने वाला होता है तो अंडरराइट करता है एक अमाउंट। अंडरराइट का मतलब ये है कि अगर आप 5 करोड़ के अमाउंट का आईपीओ निकालने वाले हो तो वो अंडरराइट ये करेगा कि बाई चांस आपको 5 करोड़ के आईपीओ आपका सेल नहीं हुआ, मान ले 4 करोड़ का ही हुआ, तो 1 करोड़ रुपए वो मर्चेंट बैंकर आपको देगा, यानी बाकी के 1 करोड़ रुपए के शेयर्स वो मर्चेंट बैंकर खुद खरीदेगा, आपको पूरे 5 करोड़ ही ला के देगा वो। ये होता है अंडरराइटर। इसके बाद क्या करता है, पूरी ऑडिट वगैरह करेगा आपके पूरे उसकी, फिर वो निकालेगा ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके। ये ड्राफ्ट बनाएगा आपके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? हाँ, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ निकाल रही होती है ना, तो उसका पूरी की पूरी जन्म कुंडली होती है एक तरीके से। उसके जो प्रोमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी सारी डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फ्यूचर प्लान, सारे डिटेल होते हैं। कंपनी इस पैसे को जो आईपीओ से रिलीज करने वाली से कहाँ इन्वेस्ट करेगी, इनके फ्यूचर प्लान्स, इनका बिजनेस मॉडल, सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है किसी भी कंपनी के बारे में अगर हम जाते हो तो। हियरिंग प्रोस्पेक्टस निकालने के बाद वो एक प्राइस बैंड डिसाइड करता है मर्चेंट बैंकर, आपकी फाइनेंशियल्स को देख के। तो प्राइस बैंड भी ना 2 तरीके से होते हैं, एक फिक्स हो जाता है और एक बुक बिल्डिंग। अगर फिक्स्ड रेट पे आईपीओ निकल रहा है, फिक्स्ड रेट पे आपका शेयर जा रहा है, तो एक रेट दे दिया, मान लो 100 रुपए का आपका शेयर है, इतने पे सेल करेंगे। यदि बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे आप जाते हो तो उसमें वो एक रेंज फिक्स कर देते हैं कि 80 रुपए से 120 रुपए तक का शेयर निकलेगा ये। और फिर उसमें सबसे ज्यादा शेयर जिस, यानी एक तरीके से बिड, सबसे ज्यादा शेयर जिस रेट पे निकल रहे होते हैं वही रेट उसका फाइनल हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया प्राइस बैंड। अब आ जाते हैं जब इन शेयर्स को पब्लिक करते हो तो फिर खरीदेगा कौन? तो इनको खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने पहले तो सबसे पहले कुछ QIBs बनाए हुए हैं, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बैंक्स। ये वो बैंक्स होते हैं जो
इस आईपीओ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदते हैं। ये गवर्नमेंट ने इसलिए इन्हें अपॉइंट किया हुआ है कि बाई चांस किसी कंपनी ने अपना आईपीओ निकाल दिया, हाँ 20 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ रुपए का, और सारा पैसा पब्लिक के पास ही चला गया, और फिर वो कंपनी डूब गई, तो उसमें पैसा किसका डूबेगा? पब्लिक का। तो गवर्नमेंट ने क्यूआईबीज को कहा हुआ है कि आप इसमें से एक बड़ा हिस्सा खरीदोगे, ताकि सारा पैसा पब्लिक का ना डूबे, कुछ आपका भी डूबे, मतलब सारा लोड पब्लिक के ऊपर ही ना आ जाए। नंबर पे जो इसे खरीदते हैं वो खरीदते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ना कभी कभी क्या करते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा खरीद लेते हैं। जैसे किसी ने 20 करोड़ का आईपीओ निकाला तो क्या करेगा, 5 करोड़ 10 करोड़ तक भी खरीद सकता है, तो पर्टिकुलर पर्सन ही। ठीक है। नंबर पे खरीदती है आम जनता यानी पब्लिक। कि अब पब्लिक ना अपना कोई, अच्छा इसमें भी ना एक लॉट साइज होता है। लॉट साइज मींस ये डिसाइड होता है कि भाई पब्लिक इतना लॉट तो खरीदेगी, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इतना तो खरीदना होगा, तभी इस आईपीओ को ना सक्सेसफुल माना जाता है। निकालने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है ना, वो भी मर्चेंट बैंकर ही करता है। वो क्या करेगा, सबको बताएगा, सब जहां जहां जो भी सुपर सोर्सेज हैं बताने के, सबको बताएगा कि ये आईपीओ आने वाला है, इसमें खरीदो। इनकेस अंडर सब्सक्रिप्शन जाता है तो अंडर राइटर आपका बैंक है ही, वो आपको बैलेंस अमाउंट पे करेगा और शेयर से ले लेगा। इनकेस ओवर सब्सक्रिप्शन जाता है, मान लिया आपने 2 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और 3 लाख शेयर्स के लिए कॉल आ गई, तो फिर उस केस में क्या होता है ना, आप ये देखते हो इसको ना एक कोटे के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप ये देखते हो कि भाई इस बंदे ने 5 खरीदे हैं, तो इसको 1 दे दो, 2 दे दो, इतने शेयर्स दे दो। इसने 10 खरीदे हैं तो इसको 3 या 4 शेयर्स दे दो। इस तरीके से इसको रेशियोज में एक तरीके से डिवाइड करके सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ये आईपीओ निकालने के या इस पूरे जो फंडामेंटल आपने समझाया, अब इसका एक बेनिफिट जो है वो उस सामने वाले जो जिसने आईपीओ निकाला है उनको क्या मिलेगा इसका बेनिफिट? देखो, आईपीओ निकालने के जो बेनिफिट होते हैं ना, सबसे पहले होता है कि आपकी ब्रांडिंग हो जाती है। आप एक लिस्टेड कंपनी बन गए हो तो आपको ना दुनिया जानती है। अब ओके, आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब आपको पता है लिस्टेड कंपनी इतनी जल्दी नहीं भाग पाएगी, क्योंकि भागेगी तो गवर्नमेंट पकड़ेगी इसको, राइट? ठीक है ना। और दूसरा, जो आपके वेंडर्स है ना, वो बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपके पास एक करेंसी हो जाती है। करेंसी मींस आपके जो शेयर्स है ना, वो करेंसी बन चुके हैं। आप इन शेयर्स के अगेंस्ट बैंक से लोन भी ले सकते हो। आप इन शेयर्स के अगेंस्ट दूसरी कंपनियां भी खरीद सकते हो। तो आपके पास एक क्या कहते हैं, अपनी एक अलग से करेंसी बन चुकी है अभी। जो आपके शेयर सर्टिफिकेट है वो आपका एक तरीके से करेंसी बन चुकी है। आप इस अपने शेयर्स को कहीं भी सेल आउट करके, मान लो आपने 30% का आईपीओ निकाल रखा है, बाकी 70% आपके पास है ना, तो 70% एक तरीके से आपकी करेंसी हो चुकी है। कहीं भी फंड की जरूरत है, अपने 10% कटा के बैंक में रख दिए अपने शेयर्स, आपको अपनी प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं है, और आप उसके अगेंस्ट ही अपना लोन उठा लोगे। आपको कोई दूसरी कंपनी खरीदनी है, अपने 20% शेयर्स उठा के लगा दो और उससे दूसरी कंपनी खरीद लो। अच्छा। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपको एक तरीके से फंडिंग देने के तैयार हो जाते हैं। बैंक से लोन भी इजीली मिल जाता है, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी और आपके पास एक करेंसी है जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है। आप सारी इक्विटी आपकी सेल आउट हो जाती है, right. तो आप उस कंपनी से अलग भी हो सकते हो। तो who will run that company? फिर शेयर होल्डर्स मिलकर अपना एक चेयरमैन डायरेक्टर वो डिसाइड करते हैं। ओके, सो जो हम ऐसी ही एक कंपनी का मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी है L&T, 2 बंदे थे चाइना के, लार्सन एंड टर्बो। ओके। इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, आई मीन इनका कोई वारिस नहीं था। तो ये जब दोनों एक्सपायर हो गए, तो आज भी इस कंपनी का L&T का कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं है। शेयर होल्डर्स इस कंपनी को रन कर रहे हैं। और रन करते करते आज आप L&T कितना बड़ा नाम हो चुका है, आप खुद देख रहे हो। राइट सर, आई थिंक जो भी कुछ आपने बताया ये बहुत यूजफुल है हमारे व्यूअर्स के लिए। बट एट लास्ट बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि टैक्स फ्लिक इज आल्सो हेल्पिंग द पीपल टू गेट दैट आईपीओ डन, राइट? तो अब एक फिक्स्ड क्राइटेरिया बताइए कि कोई अगर आपके पास आ रहा है अपने डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर के, तो आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग या ये इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है जहां पे कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप कंपनीज या जो भी कोई आना चाहता है उसके लिए क्या उसको करना होगा? देखो, मैं आपको बता देता हूँ। आईपीओ लाने के लिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड तो होना पड़ता ही है। ये कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप वाला आईपीओ लाने के बारे में नहीं सोच सकते। उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस उसका ये होता है कि पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी,
हाँ, फिर वो कंपनी उनकी प्रोप्राइटरशिप को या पार्टनरशिप को एक्वायर करेगी अच्छा, और फिर वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके, तो वो भी आईपीओ में आ सकते हैं। बट जो मेन क्राइटेरिया वो यही है, कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, 2 साल का एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ होनी चाहिए, ओके, टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। यदि कोई कंपनी 3 साल से पुरानी नहीं है और वो अपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आईपीओ लेके आ रही है, राइट, तो उसको ना नाबार्ड के थ्रू या किसी बैंक के थ्रू या सिडबी के थ्रू उसका वो प्रोजेक्ट फंडेड होना चाहिए। ओह, ओके, ठीक है, तब तो वो ला सकती है, लेकिन उसमें भी उसको कम से कम प्रीवियस ईयर, उसमें भी प्रीवियस ईयर में उसको प्रॉफिट में होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको आज प्रोजेक्ट मिला और कल आपने किसी तरीके से नाबार्ड से अपनी फंडिंग उठा ली और फिर आप 4 दिन बाद ही अपना आईपीओ ला दोगे। समझ गए, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जिस भी मर्चेंट बैंक के थ्रू आप आ रहे हो ना, उसके पास कम से कम 15% की आपकी अंडरराइटिंग होनी चाहिए। ओके, यानी एटलीस्ट अगर आपका पूरा नहीं हो पाता है तो कम से कम 15% तो बाई करेगी। और पिछले 1 साल में आप उस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। यदि कंपनी का नाम चेंज हुआ है तो नए नाम पर कम से कम मोर देन 50% ऑफ बिजनेस न्यू नेम पर होना चाहिए पिछले साल का। ओके, कंपनी BIFR में नहीं होनी चाहिए। BIFR मीन्स इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड, यही गवर्नमेंट का एक बोर्ड होता है। जब वो गवर्नमेंट देखती है कंपनी डिफॉल्ट में जा रही है तो BIFR में डाल देती है, ओके, उसकी फिर ऑडिट वगैरह होती है, पूरा प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है। और इसके अलावा कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट या लिटिगेशंस नहीं होने चाहिए। तो यदि ये क्राइटेरिया आपके पास है तो आप चाहे रिटेलर ही क्यों ना हो, आप अपने आईपीओ के लिए आ सकते हो। ओके, अगर आपका छोटा सा ग्रोसरी स्टोर भी है ना, छोटा सा मीन्स 1 करोड़ की नेटवर्थ तो होनी चाहिए, हाँ, एक सुपर बाजार वगैरह चला रहे हो आप, तो उसका भी आईपीओ आ सकता है। हाँ, ओह, दैट्स ग्रेट, आई थिंक, जी, मैं आपको बता दूं कि एक मोबाइल की शॉप वाले ने अपना आईपीओ भी निकाला था पिछले साल, और MSC के अकॉर्डिंग करीब 15,000 छोटे छोटे रिटेलर्स, यानी 1-2 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाले, इन्होंने अपना आईपीओ निकाला हुआ है, करीब 15,000 लोगों ने। निकालने के बाद उन्होंने क्या किया होगा, मतलब एक मैं जिस चाहती नहीं, हूँ आपसे कि हाँ, उन्होंने आईपीओ निकालने के बाद उन्होंने जो अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में शो किया हुआ है, वो अपनी मल्टीपल ब्रांचेस खोलने के लिए, एक रिटेल स्टोर को, यानी एक मोबाइल वाले ने कहा है कि भाई मैं तो अपने 4-5 और स्टोर खोलूंगा अभी हाँ मोबाइल के। जी, और ऐसा ही कोई रिटेलर आना चाहता है, मान लें कि एक सुपरमार्केट टाइप का एक स्टोर है कोई, उसमें जनरली 1-1.5 करोड़ की टर्नओवर कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होती। राइट, तो अगर वो चाहता है कि मेरे ना और भी सारे एक चैन खुले मेरे रिटेल स्टोर्स की, तो वो भी अपना आईपीओ ला सकता है। ओके, बस मेन चीज यही होती है, आपका बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, आपके जो फ्यूचर के लिए जो आपने प्लान बनाया हुआ है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी जो प्रोजेक्टेड जो भी आपने सेल्स या बैलेंस शीट बना रहे हो उसमें दम होना चाहिए और बेस होना चाहिए, ऐसा नहीं हवा में बना के दे दी। राइट, और आईपीओ निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बात बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, टैक्स बचाने के लिए अपनी सेल को या प्रॉफिट को कम दिखाते हैं, कुछ लोग अपनी कंपनी को लॉस में भी दिखा देते हैं। वो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी कंपनी आज लॉस में दिखाते हो तब 3 साल बाद आईपीओ निकालने का जो क्राइटेरिया है उसमें से बाहर निकल जाते हो, सीधी सी बात है। प्रॉफिट होता है उसी की बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन बनेगी, राइट, उसी की बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मैं इतने लाख तक का, इतने करोड़ तक का आईपीओ निकाल सकता हूँ। राइट, तो आप प्रॉफिट दिखा रहे हो 2-4-5 लाख रुपए का, तो आपका आईपीओ कितने का निकाल पाओगे आप? ज्यादा से ज्यादा करोड़ का भी नहीं निकाल पाओगे, वैल्यूएशन करोड़ की नहीं हो पाएगी, आईपीओ तो निकालोगे क्या? राइट, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो प्रॉपर एग्जैक्ट प्रॉफिट है वही शो करो। अपनी कंपनी को जानबूझ के लॉस में शो करना सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, ये भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही होता है। सो आई थिंक व्यूअर्स जो अपना प्लान कर रहे हैं कि आईपीओ निकालेंगे, या जिनको आज तक थोड़ा कंफ्यूजन था लाइक मी कि आईपीओ क्या होता है, आई थिंक हम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। बट स्टिल गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी थिंग दैट यू वांट अस टू क्लियर दैट, तो आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।